चंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक दिन मंगल नाम का समोसे वाला आता है और गांव के एक बड़ी मैदान में अपना समोसे का ठेला लगाता है। गांव में पहली बार समोसे बिकते हुए देखकर गांव के सारे बच्चे और सभी लोग मंगल समोसे वाले की तरफ आते हैं और समोसे मांगते हैं। अरे ले लो समोसे, मंगल भैया के समोसे। माँ, मुझे और एक प्लेट समोसा चाहिए, कितने स्वादिष्ट है ये। अरे भैया भैया, और एक समोसा लगा दो। ठीक है, बनाता हूँ। ये मंगल समोसे वाला दिन भर समोसे बेचता है और शाम में पैसे गिनना शुरू करता है। 1 2 3 4 और 5, पूरे 5,000 रुपये। लगता है अभी तो और ज्यादा समोसे बनाने हैं और बेचने की जरूरत है। फिर क्या पैसा ही पैसा होगा। मैं पैसा करता हूँ, मैं पैसे पर ही मरता हूँ। कुछ दिन बाद मंगल अपने ठेले में और ज्यादा समोसे बनाना और बेचना शुरू कर देता है। अरे समोसे ले लो, समोसे, मंगल के समोसे। अरे भैया, हमें 20 समोसे पार्सल कर दो। हाँ, करता हूँ। अभी तो सिर्फ 5 मिनट और रुकूंगा इधर, कोई लेने वाला है? अरे अंकल, मुझे चाहिए समोसे, 5 समोसे पैक कर दीजिए मेरे लिए भी। मैं घर पे जाकर मेरे भाइयों के साथ खाने वाला हूँ। इस तरह कुछ दिन चले जाते हैं। मंगल के पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वो अपना बंगला बनाता है, खुद की एक कार ले लेता है। अब वो एक बड़ा समोसे वाला बन जाता है। उसका नाम दूर के गांव तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग इस समोसे को खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। जब ये बात इस गांव के राजा चंदू तक पहुंच जाती है तो वो अपने सरदार से कहता है, अरे सरदार सुनो तो, सुना है हमारे साम्राज्य में कोई मंगल समोसे वाला आया है जिसका नाम बहुत मशहूर हुआ है। सुनो, मेरी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है। लगता है इस समोसे वाले को दरबार में ही बुलाना चाहिए। हाँ महाराज, मेरी पत्नी को भी समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कुछ बच जाए तो इसी बहाने मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ समोसे ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ समोसे वाले को पहले बुलाओ। राजा के आदेश को सुनकर सरदार उस समोसे वाले के पास जाता है और उस मंगल समोसे वाले से कहता है, ओ मंगल सुन, हम हैं सरदार, हमारे बिना नहीं पूरा होगा राजा का दरबार। अरे राजा के 2 कौड़ी वाले शायर सरदार, बात कर, बकवास मत कर बेकार। हाँ, तुम्हें राजा चंदू जी ने उनके दरबार में बुलाया है। उनकी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना ये समोसे का ठेला लेकर दरबार में आ जाओ। ठीक है, आ जाता हूँ। अगले ही दिन मंगल राजा चंदू के दरबार में अपना समोसे का ठेला लेकर आ जाता है और कहता है, राजा जी, जरा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बुद्धू, मेरी सेवा नहीं, मेरी तीसरी रानी की सेवा करो। अब बातें बंद भी कीजिए महाराज, इतनी अच्छी खुशबू है, मुझे तो ये समोसे खाने ही खाने हैं। सारा का सारा ठेला मैं ही खा जाऊंगी। इतना कहकर रानी समोसे के ठेले पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। अरे रानी जी, अब सारे समोसे खत्म हो गए, बच गए हैं सिर्फ बर्तन। अब वो भी खा लेंगी क्या? पता ही नहीं चलता कि ये राजा की रानी है या कोई भूतिया कहानी। ठीक है, महाराज की रानी जी ने तो सारा ठेला खा लिया। 10,000 के हुए इनके समोसे। अगर आपने अभी के अभी मेरे पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा होगा। 10,000 रुपया? बकवास मत करो, राजा कभी पैसा नहीं देता, समझे? तुम मेरे साम्राज्य में रहते हो और तुम्हें मेरी सेवा मुफ्त में करनी होगी। ये सुनकर मंगल बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन मंगल दिमाग से बहुत होशियार था। वो राजा से कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपको ऐसे ही रोज मुफ्त में समोसे खिलाते रहूंगा, लेकिन आपको मेरी एक छोटी सी सहायता करनी होगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा जी, मुझे इतने सारे समोसे बनाने के लिए आपके राज्य के कुछ सिपाही और आपके इस सरदार की जरूरत होगी। ऐसा करने से आपको जितने चाहिए उतने समोसे मुफ्त में मिल जाएंगे और बचे हुए समोसों को मैं बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकूंगा। ठीक है,
वैसे भी मेरे सारे सिपाही सिर्फ खाकर मेरे दरबार में बैठे ही तो रहते हैं। ले जाओ इन लोगों को और रगड़ के काम करवाओ इनसे। मंगल उन सभी को लेकर चला जाता है और उन सभी को समोसा बनाना सिखाता है। लेकिन समोसे में भरे जाने वाले मसाले को मंगल ही बनाता था। जिन समोसे को उस गांव में बेचना होता, वो उन समोसे के मसाले में पेट खराब होने की दवा मिला देता, और जो समोसा राजा के दरबार में जाने थे, उनके मसाले में वो कुछ नहीं मिलाता। ए सरदार, कल अच्छे से प्लेट धोना, गंदगी बिल्कुल मंजूर नहीं है मुझे। कल से हर दिन राजा जी को समोसे पहुंचाने के बाद तुम सब गांव में जाकर समोसे बेचोगे और मुझे सारे पैसे लाकर दोगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह मंगल हर रोज सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में अच्छे मसाले वाले समोसे पहुंचाता है और सभी सिपाहियों को समोसा बनाकर बेचने के लिए मिलावट वाला मसाला देकर गांव में भिजवाता है। ये मंगल भले ही हमसे गधों की तरह काम करवा रहा है, लेकिन बदले में कम से कम हमें खूब खाने को दे तो रहा है। वो कंजूस राजा ना तो पैसे देता था और ना अच्छा खाना। एक दिन शाम को सभी गांव वाले गांव के शौचालय के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े होते हैं। अरे आज सुबह खाली होने नहीं गए थे क्या सब लोग, जो शाम को भी इतनी लंबी लाइन लगा रखी है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर मुझे पहले जाने दो। इस उम्र में मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तो धोती में ही कर लेना आप चाचा। मैं तो सुबह से तीसरी बार आया हूँ, वो भी लाइन में लगना पड़ रहा है। अरे मैं तो पिछले 5 दिन से हर रोज 5 बार आती हूँ यहाँ। हाँ, मैं तो टस से मस्त नहीं होने वाली अपनी जगह से। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या कोई खेलने का मैदान है जो यहाँ दिन भर में इतनी बार आ रहे हो तुम सब? लेकिन ऐसी क्या बात है जो रोज इतने सारे लोग लाइन में लग रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कोई बीमारी आई है इस गांव में। अरे पर वो राजा जी, उनके दरबार में तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है राजा जी के दरबार को छोड़कर सारे गांव में ये बीमारी फैल गई है। इस तरह पेट खराब होने की वजह से पूरे गांव के लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन राजा चंदू के दरबार में सब कोई ठीक थे। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो जाता है कि गांव में कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, और इस पर चर्चा करने के लिए सभी गांव वाले गांव के शौचालय के बाहर इकट्ठा होते हैं। अरे सुनो सब, ये तो पक्का है कि गांव में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। अब हम सबको ये गांव छोड़ना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। अरे हमें राजा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके दरबार में कोई बीमारी नहीं है। अब हम सब सिर्फ वहीं पर सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह पूरा का पूरा गांव राजा के दरबार में रहने के लिए पहुंच जाता है। जब राजा को सारी बात पता चलती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ये मेरा राजमहल है। मैं तुम सबको रोज कहाँ से खाना खिलाऊंगा और रखूंगा कहाँ? महाराज वो सब हम नहीं जानते, हम तो अब यहीं पर रहेंगे। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की? तुम सब यहाँ रहोगे तो खेतों में काम कौन करेगा? और अगर काम ही नहीं होगा तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? सिपाहियों, निकालो इन सबको यहाँ से। महाराज, हमारे सरदार और सारे सिपाही तो उस मंगल समोसे वाले के लिए काम कर रहे हैं। तभी मंगल वहाँ सैनिकों के साथ रानी के लिए समोसा लेकर आता है। मंगल के वहाँ आते ही रानी अपने आप को रोक नहीं पाती और समोसे पर टूट पड़ती है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कैसा राजा है ये? हम इधर इसे मदद मांगने के लिए आए हैं और ये है कि रानी को समोसे ठूसता हुआ देखकर खुश हो रहा है। चुप हो जाओ तुम, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चुप रहे? सुनो गांव वालों, इस राजा ने मेरे पैसे भी हड़प लिए हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इस रानी को पेट भर के समोसा खिला रहा हूँ, लेकिन इस राजा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और अब आप लोगों की भी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे राजा को तो राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। सरदार, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इसे। माफ कीजिए महाराज, पर अभी हम आपके लिए नहीं, हमारे मालिक मंगल जी के लिए काम करते हैं और ये तो हमें पेट भर खाने को भी देते हैं। आपकी तरह कंजूस नहीं है। हाँ हाँ, आज से मंगल जी ही हमारे मालिक हैं। अरे मालिक नहीं, अब तो ये हमारे महाराज हैं।
हाँ, अब से ये ही हमारे महाराज हैं। अरे चुप हो जाओ तुम सब, मैं समझ गया। ये सब इस मंगल की ही चाल है। इसी के समोसे खा के आप सब लोग बीमार हो गए हैं। गांव में कोई बीमारी नहीं आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे ही समोसे खा के तुम्हारी ये रानी भैंस हुए जा रही है, तो फिर गांव वाले बीमार कैसे हो सकते हैं? ये राजा झूठा है, मारो इसे, मारो 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 मारो, झूठा है, मारो इसे, मारो, मारो मारो। इतना कहकर सभी राजा को खूब मारते हैं और राजा और रानी गांव छोड़कर भाग जाते हैं। मंगल को नया राजा बनाया जाता है। फिर वो गांव में दवा का छिड़काव करता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। लालची मटर पनीर समोसे वाला। शक्तिपुर गांव में लल्लू लाल नामक एक अमीर समोसे वाला रहता था, जो विभिन्न प्रकार के समोसे बेचा करता था। समोसे ले लो, समोसे ले लो, पनीर समोसे, मटर समोसे, मीठे समोसे, सादे समोसे, कम दाम में ज्यादा समोसे। तभी लल्लू लाल के हलवाई छगन और मगन नशे में झूमते हुए आते हैं। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। हे भगवान, इन निठल्लों को शर्म भी नहीं आती। सुबह सुबह बोनी बट्टे के समय पी कर आ जाते हैं। मैंने तो छगन से कहा था सेठ जी, पहले दिन भर काम करते हैं, फिर रात में आराम से बैठकर दारू पिएंगे। लेकिन इस छगन ने ही कहा कि रात को ज्यादा भीड़ होने से दारू नहीं मिल पाती, इसलिए सुबह ही अपना कोटा पूरा कर लेते। लल्लू लाल चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, जाओ अंदर पानी में डूब मरो, जिससे तुम दोनों का नशा उतर जाए। शक्तिपुर गांव के सभी लोग नशे में हमेशा चूर रहते थे। एक बार सरकार ने गांव में एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया और पाया कि गांव में गरीबी बहुत है और इसका मुख्य कारण है शराब। इसलिए सरकार ने गांव में शराबबंदी की घोषणा करवा दी। शराबबंदी की घोषणा होते ही लल्लू लाल के खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपने विधायक बेटे रमेश की मदद से गांव में अवैध रूप से शराब मंगाता और उसे अपने समोसे में डालकर बेचा करता। वाह पिताजी, क्या दिमाग लगाया है। अवसर का लाभ उठाना तो कोई आपसे सीखे। सांप भी मार दिए और लाठी भी नहीं टूटी। जब लल्लू लाल तुझ जैसे अनपढ़ बेटे को राज्य का विधायक बना सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है मेरे बेटे। धीरे धीरे लल्लू लाल के नशीले समोसे को खाकर गांव के सारे मर्द उसके दीवाने बन गए और उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। एक दिन छगन की पत्नी बोली, क्यों जी, सरकार ने तो गांव में शराब बंदी कर दी है, फिर रोज रोज आपको ये शराब की बोतल कौन दे रहा है? धीरे बोल पगली, नहीं तो कोई सुन लेगा। बस इतना जान कि सब सेठ लल्लू लाल जी की कृपा है। अच्छा, तो वो सेठ आपको बिगाड़ रहा है? रुको, अभी पुलिस को खबर करती हूँ। लीला गुस्से से तिलमिली हुई पुलिस स्टेशन जा ही रही थी कि छगन उसके बाल पकड़कर खींच लेता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि छगन की पोल खोलेगी? रुक, अभी तेरा सारा जोश निकालता हूँ। छोड़ो दुष्ट, अपनी पत्नी को मारते तुम्हें शर्म नहीं आती? लल्लू लाल के दुकान पर मोहन नाम का एक गरीब और ईमानदार हलवाई काम करता था। मोहन के ऊपर लल्लू लाल का कर्ज होने के कारण वो चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। सेठ जी, अब बहुत हुआ। मैं इस अवैध काम में आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके इस नशीले समोसे के कारण कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। आए दिन लोग इस नशीले समोसे को खाकर मारपीट करते रहते हैं। देख मोहन, तुझे अगर काम छोड़कर जाना है तो खुशी खुशी निकल जा, लेकिन मेरे पैसे लौटा कर जाना जो तूने अपनी बीमार पत्नी के लिए मुझसे उधार लिए थे। मोहन रुहासा सा होकर बोला, लेकिन मेरी आधी तनख्वाह तो आप ब्याज में काट लेते हैं सेठ जी, और आधी तनख्वाह घर खर्च में चली जाती है। इस तरह तो मैं जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। मोहन निराश होकर घर लौट आता है। मोहन की एक महत्वाकांक्षी पत्नी थी रानी, जो गरीब से बहुत तंग आ गई थी। रानी अपनी अमीर पड़ोसनों को देख ईर्ष्या करती
और जो भी नया सामान उसकी पड़ोसने लाती, वही सामान रानी को भी किसी हाल में चाहिए होता था। इसी बात पर उन दोनों पति पत्नी के बीच रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता। एक दिन, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे भिखारी से मेरी शादी हो गई। पता नहीं मेरी माँ ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो तुम जैसे भिखारी के लिए अपनी पलकें बिछा ली। देखो रानी, मैं पहले ही थका हारा हूँ। अगर पानी ना पूछ सको तो कम से कम शांत रहो। क्यों शांत रहूं? पता है, हमारे पड़ोसी शर्मा जी आज ही नया फ्रिज लेकर आए हैं। उनकी बीवी उछल उछल कर सबको ऐसे फ्रिज दिखा रही थी मानो साक्षात हिमालय आ गया हो। और खन्ना जी, उनकी बीवी का तो पूछो ही मत। गिरगिट भी इतनी जल्दी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वो अपनी साड़ियाँ बदलती हैं। और मुझे देख लो, 4 साड़ियों में सारा साल निकल जाता है। मोहन चुपचाप बस सब सुनता रहता है, क्योंकि मौन ही इस समय उसका सबसे बड़ा हथियार था। लल्लू लाल के दुकान पर जब लंच का समय होता, तब मोहन, छगन और मगन की पत्नियां रानी, लीला और गोपी अपने अपने पतियों को टिफिन पहुंचाने आती थी। एक दिन लल्लू लाल इन तीनों की पत्नियों से छेड़खानी करता है। अरे जाने मनो, खाली अपने पतियों के लिए ही टिफिन लाई हो या उनके सेठ के लिए भी कुछ है? आए, इतने बड़े सेठ होने के बावजूद तुम्हें खाने को लाले पड़े हैं क्या भुक्कड़, जो तुम हमारे लिए कुछ लाए? तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है छगन की लुगाई। ये मत भूल, जो ये टिफिन लाई है वो सेठ लल्लू लाल के पैसे से ही बने हैं। वो तो हमारे पति दिन रात जो तुम्हारी गुलामी करते हैं ना, उसी के पैसे तुम देते हो, बैठा कर नहीं खिलाते, समझे? अच्छा, लगता है तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लल्लू लाल अपने आदमियों को बुलाकर उनसे लीला और गोपी को जबरदस्ती अपने कमरे में भेजवाकर अंदर से कमरा बंद कर देता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। मोहन से ये सब देखा नहीं जाता और वो गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और सेठ लल्लू लाल की खूब पिटाई करता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहनों को छेड़े? रुक, अभी तेरी सारी ठरक निकालता हूँ। इस घटना के बाद लल्लू लाल मोहन को नौकरी से निकाल देता है। बेरोजगार होने के कारण मोहन के ऊपर अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन लल्लू लाल मोहन से अपना कर्ज वापस मांगने आता है, लेकिन बेरोजगार मोहन के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होता। वो लल्लू लाल से माफी मांगता है। लल्लू लाल गुस्से में, मैं तो पहले ही जानता था कि तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, इसलिए अपने आदमियों को लेकर आया। चल, कोई सामान अगर घर में हो तो वो गिरवी रख दे, पैसे लौटते ही तुझे तेरा सामान मिल जाएगा। मोहन के पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं था। वो अपनी असमर्थता प्रकट करता है। तभी लल्लू लाल जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा करने के लिए मोहन से उसकी पत्नी रानी को मांगता है। ठीक है, मैं तेरी पत्नी रानी को लेकर जा रहा हूँ। तू समझना कि तूने इसे गिरवी रख दिया है। जब मेरे पैसे लौटाएगा ना, तब तुझे तेरी ये बीवी भी वापस मिल जाएगी। मोहन गुस्से में मना कर देता है, लेकिन रानी इसके लिए तैयार हो जाती है और अमीरी का सुख पाने के लिए खुशी खुशी लल्लू लाल के साथ चली जाती है। ठीक है जी, मैं सेठ जी के साथ जा रही हूँ। आप तो मेरी इच्छा 7 जन्म में भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन देखिएगा, सेठ जी इसी जन्म में मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। क्यों सेठ जी? बिल्कुल सही कहा मेरी प्यारी रानी। रानी का ये रवैया देख मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत दुखी होता है। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। जिस रानी को मैंने इतना प्यार किया, उसने पैसों के लिए मुझे धोखा दे दिया। मोहन की दुर्दशा देख लीला और गोपी को उस पर बहुत तरस आता है और वो दोनों मोहन को अपने घर चलने को कहती हैं। लीला और गोपी भी उस दिन के बाद से अपने नामर्द पतियों को छोड़ चुकी होती हैं और एक ठेले पर मटके बेचकर अपना गुजारा करती रहती हैं। मटके ले लो मटके, मजबूत मजबूत मटके। अरे मेरी प्यारी बहनों, ये मटके बेचना छोड़ो और समोसे बेचो। तुम तो जानती ही हो मुझे समोसे बनाने का अनुभव है। गोपी और लीला मोहन की बात मान जाती हैं और अपने ठेले पर समोसे बेचने लगती हैं। धीरे धीरे मोहन के समोसे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन, वाह मोहन भैया,
आपके समोसों का तो जवाब नहीं। अब पता चला उस लल्लू लाल के समोसे इतने फेमस क्यों थे। मुझे पिछली बातें याद मत दिलाओ बहन। अब मैं नए सिरे से जिंदगी को जीना चाहता हूँ। दूसरी ओर रानी लल्लू लाल के साथ सुख की जिंदगी जी रही होती है। तभी एक दिन लल्लू लाल का विधायक बेटा रमेश आता है। वो अब मंत्री बन गया था। इस खुशी में वो गांव में एक विशाल पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें सारे गांव के लोग आए हुए थे। इस आयोजन में नाच गाने का प्रोग्राम भी था। नशे में धुत लल्लू लाल रानी को कम कपड़े पहनकर नाचने को कहता है। रानी इसका विरोध करती है। ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी, मैं एक अच्छे घर की बेटी हूँ, ये सब ओछी हरकत मैं नहीं करती। ए रानी, तू अब ज्यादा संस्कारी बनने का नाटक मत कर, समझी? जब तू अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई थी ना, तभी मैं समझ गया था कि तेरे अंदर कितना संस्कार है। वेश्या कहीं की। रानी ये सुन तिलमिलाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी रमेश गुस्से से आता है और रानी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए स्टेज पर लाकर पटक देता है। रानी रोती बिलखती रहती है और लल्लू लाल खिलखिलाकर हंसता रहता है। बहुत अच्छा किया बेटा, इन बाजारू औरतों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तभी लल्लू लाल की नजर लीला और गोपी पर पड़ती है, जो दूर खड़ी इस आयोजन को देख रही थी। लल्लू लाल अपने बेटे रमेश से उन्हें भी इस तरह लाने को कहता है। रमेश लीला और गोपी की चोटियां पकड़कर उन्हें भी घसीटते हुए स्टेज पर लाकर पटक देता है। लीला और गोपी के साथ सबके सामने होते हुए दुर्व्यवहार को देख छगन और मगन को भी बुरा लगता है। वो दोनों लल्लू लाल से, देखिए सेठ जी, अपने बेटे से कहिए मेरी पत्नी से तमीज से पेश आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ सेठ जी, छगन ठीक कह रहा है। आपका बेटा मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जोरुओं के साथ कुछ भी करेगा। क्या रे निठल्लो, आज तुम लोगों की जुबान बहुत कैंची की तरह चल रही है। लगता है इतने दिन दूर रहकर तुम लोगों को अपनी पत्नियों पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया है। रुको, अभी उस प्यार की मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। लल्लू लाल रमेश से छगन और मगन को मारने को कहता है। इससे पहले कि रमेश आगे बढ़ता, छगन और मगन लल्लू लाल और रमेश पर टूट पड़ते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। मोहन बीच बचाव करते हुए जैसे तैसे उन्हें शांत करता है। घायल रमेश गुस्से में चीखता हुआ, तुम गरीबों में बहुत अकड़ आ गई है ना। अब देखना थानेदार साहब, तुम पांचों की अकड़ कैसे निकालते हैं। रमेश से पंगा लेना तुम सभी को बहुत महंगा पड़ेगा। तभी राज्य मंत्री रमेश अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए इंस्पेक्टर को बुलाता है और लीला, गोपी, छगन, मगन और मोहन पांचों को जेल भिजवा देता है। दूसरी ओर रानी को सारे गांव के सामने अपने साथ हुआ दुर्व्यवहार अंदर ही अंदर बहुत दुख देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पति मोहन के पास वापस जाने का निश्चय करती है और जेल में उससे मिलने जाती है। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गई कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार और सम्मान पैसे से भी बढ़कर होते हैं। सबके समझाने पर मोहन उसे माफ कर देता है और लल्लू लाल और उसके बेटे रमेश को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कसम खाता है। रानी भी उसका साथ देने का वादा करती है और लल्लू लाल के अलमारी से शराब बिक्री और उसके अन्य घोटालों की सारी फाइलें जाकर कोर्ट में दे देती है, जिससे लल्लू लाल और रमेश को कठोर दंड मिलता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अंत में रानी, छगन और मगन भी मोहन के समोसे की दुकान में उसकी सहायता करते हैं और वो तीनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं।